नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाचार 4 बजे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान। 1331 उम्मीदवार मैदान में। अभी तक पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा 63% से अधिक मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। पीएम ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। तीसरे चरण में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की सीटों पर मतदान। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी। एमपी के खरगोन और धार में की जनसभा। मुसलमानों के आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर बोला हमला। कहा, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। 24 की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी का धुआंधार प्रचार। उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव के साथ बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर होगा मतदान। और आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान एक कदम दूर। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया का आज तीसरा चरण है। सुबह 7 बजे से इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और दोपहर 3 बजे तक वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो सबसे अधिक वोटिंग बंगाल में हुई है। वहीं सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पश्चिम बंगाल और असम में दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में 63.11% मतदान हुआ है तो असम में 63.08% वोटिंग हुई है। इसी के साथ बिहार में वोट प्रतिशत 46.69% रहा है। अभी तक 4 बजे तक छत्तीसगढ़ में यह 58.19% है। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में करीब 52.43% वोट डाले जा चुके हैं। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं गोवा में 61.39% से अधिक मतदान हुआ है। गुजरात में 47% से अधिक मतदान हुआ है। कर्नाटक में 54.20% मतदान अभी तक हो चुका है। मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हुआ है तो वहीं महाराष्ट्र में 42.63% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है 46.78%। यानी पश्चिम बंगाल और असम में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत अभी तक रिकॉर्ड किया गया है जो कि 63% के आसपास है। वहीं गुजरात की सभी 25 सीट पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर पीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मतदान के बाहर पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को गोद में भी उठाया। अहमदाबाद में ही दिव्यांग बच्ची भी मौजूद थी जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। पीएम ने उस बच्ची के पास जाकर उससे बातचीत की।
प्रधानमंत्री को देखने मिलने के लिए लोगों का हुजूम था। महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर पीएम मोदी को राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री ने वोट डालने के बाद देशवासियों से, फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील भी की कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने एक वोट से देश को मजबूत करें। का कहना था ये देश के विकास के लिए और उनके विकास से जुड़ी यात्रा का एक अहम वोट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। धार की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी को चेतावनी दी कि उनके जीते जी कांग्रेस को कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर अपने वोट बैंक को एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण देने का आरोप लगाया। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने रैली के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की। मैं इस वक्त धार में हूं और मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण देना चाहती है। मेरे साथ है मुख्यमंत्री, आइए हम उससे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप खुद ओबीसी से आते हैं। आज प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि कांग्रेस की ये मंशा है। पहली बात तो मैं बीजेपी से आता हूं। बीजेपी माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास करती है, इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जातियां ढूंढना हमारी परंपरा नहीं। कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि मैं दो टूक कह देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मैं उनके वोट बैंक को नहीं देने दूंगा। स्पष्ट बोला उनने, क्योंकि कांग्रेस ने आंध्र और कर्नाटक में यही किया है, डाका डाला एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पे। तो ये ओबीसी के एससी, एसटी का कांग्रेस का जो पीठ पीछे से वार करना है, जनता पसंद नहीं कर रही है। और माननीय मोदी जी ने खुलासा किया इस बात का। और जैसा कि कहा गया है कि उनके गठबंधन के एक साथी ने आज कहा है कि हम तो चाहते हैं कि पर्टिकुलर अल्पसंख्यक समाज और वो भी मुस्लिम समाज को 100% आरक्षण दे। इसका मतलब वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं कि वास्तव में जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी को, और धर्म के आधार पर आरक्षण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका ये कहना है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, धार। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वाभिमान, देश का सम्मान, आप मुझे बताइए कांग्रेस क्या इनमें से किसी भी मुद्दे पर बात करने की स्थिति में है क्या? साथियों, गरीब कल्याण पर बात होगी तो कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाकर बैठ जाएगी। उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने 50 साल गरीबी हटाने के झूठे वायदे किए। उसने गरीबों से सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और मोदी गरीब कल्याण पर क्या बोलेगा? मोदी 4 करोड़ घर, पक्के घर की बात करेगा। मोदी 50 करोड़ गरीबों के जनधन खातों का हिसाब देगा। मोदी 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन का हिसाब देगा। जब किसान की बात होगी तो मोदी बताएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 3 लाख करोड़ रुपए
किसानों को मिले हैं। मोदी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने की बात करेगा। मोदी फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का हिसाब देगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी बांध लेगी। भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? कौन? हाँ, कौन? कौन? जी, वही चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जिस काम को करने से बाबा साहब आंबेडकर ने रोका था, पूरी संविधान सभा ने रोका था, वो पाप ये कांग्रेस और अगाड़ी वाले करना चाहते हैं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माताएं, बहनें, युवा, इनको पूरी तरह से नकार चुका है।
इसलिए अब किसी भी हद तक जाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री ने रैली से दो बड़े हमले करे, कांग्रेस पर और कांग्रेस के गठबंधन साथियों पर, यानी इंडी गठबंधन साथियों पर। कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण पर कांग्रेस बात नहीं करना चाहती है। जब कांग्रेस से इस विषय पर बात की जाए तो वो अपना मुंह शुतुरमुर्गी की तरह रेत में ले जाती है। और उन्होंने तुलना की कि किस तरह से मौजूदा मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण के लिए आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा कि आवास दिया है, जनधन योजना दी है, तमाम उन बातों को गिनाया। वहीं दूसरा हमला उन्होंने किया लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की वोटिंग के दिन लालू प्रसाद यादव का यह बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान आरक्षण दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूरा आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आरक्षण ओबीसी, एसटी, एससी से हटाकर मुसलमानों को दिया जाएगा। तो दो बड़े हमले उन्होंने किए और इस हमले के साथ उन्होंने इंडी गठबंधन और कांग्रेस की भविष्य में मंशा को देश के सामने रखा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बुलेटिन में। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। बिलासपुर जिले के शासकीय माता शबरी कन्या महाविद्यालय मतदान केंद्र में पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं ने खुशी जताई है। मैं पहली बार मतदान करे हूँ। आप जम्मू जनला वोट दिले गुजारिश है कि निकलो घर ले और मतदान करो। मैं सबरी कॉलेज में पहली बार मतदान करे हूँ। आप सब जन निकलो और मतदान करो और लोकतंत्र के तिहार में अपन मत देके सरकार चुनो। पहली बार वोट दे रही हूँ, मुझे पहली बार वोट देके बहुत अच्छा लगा। और खबरों में आगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग वोट जिहाद के नारे लगा रहे हैं उनका समर्थन पाकिस्तान से जिहाद करने वाले लोग कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें अपने वोट के जरिए जवाब दें। मैं इतना ही कहूंगा, वोट की चोट से वोट जिहाद वालों को नस्तनबूद कर दो। जो लोग वोट जिहाद का नारा देते हैं उनका साथ पाकिस्तान से जिहाद करने वाले साथ देते हैं। ये किसके हाथ के साथ? विदेशी ताकतों का हाथ है। ये देश के सामने आ गया है। ये देश विरोधी ताकतें आज विपक्ष के माध्यम से ये जाति धर्म का दांव खेलकर भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। मैं देश की जनता को कहता हूं, ऐसी वोट की चोट दो कि वोट जिहाद वालों के हौसले पस्त हो जाए। समाजवादी पार्टी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। सैफई में मतदान करने पहुंचे राम गोपाल यादव ने राम मंदिर के ठीक से नहीं बने होने की बात कही। बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। तो वहीं राम गोपाल यादव के विवादित बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है। पहले राम भक्तों का विरोध, राम भक्ति को पाखंड, राम जी के अस्तित्व पर सवाल और अब राम मंदिर पर ही हमला। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बुलाते हुए कैसे उसका बहिष्कार किया। राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। राम मंदिर गुलामी की निशानी आरजेडी ने कहा। रामचरितमानस पर हमला इन लोगों ने किया। और अब सनातन समाप्ति की बात से लेकर
राम बनाम शिव कराने की बात तक हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडी अलायंस का चरित्र। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव द्वारा मुसलमान आरक्षण पर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो सही साबित हो रही है और मुसलमान आरक्षण का जिन अब दक्षिण से उत्तर तक फैल रहा है। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है, जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि SC, ST और OBC का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के इरादे भयावह, षड्यंत्रकारी और खतरनाक हैं। जैसे उन्होंने शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, अब वे कह रहे हैं कि राम मंदिर के फैसले को भी पलट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक महिला नेता को श्री राम के दर्शन करने की सजा दी गई, ये बेहद शर्मनाक है। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में इंडी गठबंधन की उम्मीदवार जोबा माझी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में संविधान को बचाने के साथ साथ जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के प्राथमिक अधिकार का मुद्दा उठाया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। और 24 की चुनौती में बस इतनी ही खबरें। अन्य खबरों में आइए देखते हैं। देश में सर्विस सेक्टर में मांग में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। अप्रैल के लिए जारी सर्विसेज PMI के आंकड़े 14 सालों के उच्चतम स्तर पर बरकरार हैं। SSBC मार्केट सर्वे के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत का सर्विसेज PMI 60.8 पर रहा है। ये बीते 14 सालों में सर्विस सेक्टर का सर्वोच्च प्रदर्शन है। ध्यान देने की बात यह है कि घरेलू स्तर पर मांग में तेजी की वजह से PMI के आंकड़े बेहतर दर्ज किए गए। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर को मिला लें तो कंपोजिट PMI अप्रैल में 61.5 पर रहा, जो मार्च में 61.8 पर था। अच्छी खबर यह भी है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में CII और भारत सरकार के औषध विभाग की तरफ से मेडिटेक स्टेकेथॉन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मेडिकल उपकरणों के गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी निर्माण और इन उपकरणों के आयातक की जगह निर्यातक बनने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों के साथ साथ भारत सरकार के औषध विभाग के सचिव डॉक्टर अरुधीश चावला भी मौजूद थे। मेडिटेक स्टैकेथॉन का उद्देश्य पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा लाकर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलकर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स को समझना, बनाना और उसके ऊपर पॉलिसी स्टैक बनाना, जिसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पॉलिसीज़ में और नीतियों में और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में और प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स में या इंसेंटिव्स में कहाँ कहाँ कार्य करने की ज़रूरत है और कैसे हम इंडस्ट्री को साथ मिलकर आगे ले जा सकते हैं और ग्लोबली कंपेटिटिव बना सकते हैं। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई जा रही है।
साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए उनके महान व्यक्तित्व पर एक नजर डालते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं। एक विख्यात कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतज्ञ, शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में वो सबके आदर्श हैं। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के पुनर्जागरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के सबसे छोटे बेटे थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनका साहित्य और संस्कृति के प्रति रुझान शुरू हो गया था और समय के साथ ये बढ़ता ही गया। रविंद्रनाथ टैगोर अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1911 में उन्होंने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। उनकी एक और रचना आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अपने जीवन काल में कवि गुरु ने 2200 से ज्यादा गीत लिखे, 2500 से ज्यादा पेंटिंग्स और चित्रों की रचना की और कई उपन्यास, कहानियां, नृत्य नाटिका, निबंध और काव्य संग्रह लिखे जो आज भी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। टैगोर ने ही सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम से संबोधित किया। आधुनिक भौतिकी के जनक एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी उनकी विशेष मित्रता थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में टैगोर ने समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें उनके आदर्शों की झलक साफ परिलक्षित होती है। विश्व कवि को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस उपाधि का त्याग कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती पर आइए उनके महान व्यक्तित्व का अनुकरण करें और साहित्य, संगीत व कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। Shreya Mukherjee's report for DD India. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।